नमस्कार, 8 बजे की बड़ी खबरों में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं नीलू। तो आजमगढ़ में पुलिस और बदमाशों के बीच दो जगह पर मुठभेड़ हुई है। दोनों मुठभेड़ के बाद पुलिस ने दो बदमाशों को गिरफ्तार किया है, जिन पर 25-25 हजार का इनाम घोषित था। आपको बता दें और दिखाते हैं आपको दो तस्वीरें। पहली तस्वीर आप मेहनगर की देख सकते हैं, जहां पर डबल मर्डर केस का आरोपी राजन सिंह फरार चल रहा था। उसके ऊपर हत्या समेत 10 से ज्यादा केस दर्ज थे। पुलिस ने उसे मुठभेड़ के बाद अरेस्ट कर लिया है। दूसरी घटना पवई थाना क्षेत्र के खंडौरा की है, जहां पर मुठभेड़ के बाद पुलिस ने नदीम नामक बदमाश को गिरफ्तार किया, जबकि एक बदमाश फरार होने में कामयाब रहा। उसके ऊपर 12 से ज्यादा केस दर्ज है। पुलिस को लंबे समय से उसकी तलाश थी। तो अलग अलग जगहों पर दो मुठभेड़ हुई है। 25-25 हजार का इनामी बदमाश पकड़ा गया मुठभेड़ में। एक मेहनगर और दूसरा पवई इलाके में पुलिस के साथ बदमाशों की ये मुठभेड़ हुई है। और बाराबंकी से खबर लेते हैं, जहां पर जैतपुर थाना क्षेत्र में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हो गई। इस मुठभेड़ में पुलिस की जवाबी कार्रवाई में 25 हजार का इनामी बदमाश घायल हुआ। इसको पुलिस ने गिरफ्तार कर अस्पताल में भर्ती करा दिया है। पुलिस के मुताबिक जियाउल्ला कई मामलों में वांटेड चल रहा था। पुलिस को लंबे समय से इसकी तलाश थी, जो अब पुलिस की गिरफ्त में है। और इटावा में किसान की हत्या की गई है। धारदार हथियार से किसान की हत्या बताई जा रही है। बसरेहर के चकबा खुर्द गांव में वारदात को अंजाम दिया गया है। खेत पर किसान सो रहा था। पुलिस अब इस पूरे मामले की जांच कर रही है। तो किस तरह से किसान की हत्या की गई। बसरेहर के चकबा खुर्द गांव में किसान अपने खेत के बाहर सो रहा था जब इसकी हत्या की गई। और अब पुलिस पूरे एंगल की जांच करिए कि आखिर क्यों किसान की हत्या की गई, इसके पीछे की वजह क्या है। पुलिस छानबीन में जुटी हुई है। तो इटावा से खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां पर किसान की हत्या कर दी गई। खेत के बाहर सो रहा था किसान जब इसकी हत्या की गई है। अब पुलिस मौके पर पहुंचकर सारे मामले की छानबीन में जुट गई है। बातचीत करने के लिए दिनेश शाह इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए। दिनेश, कुछ पता चल पाया है शुरुआती जांच में पुलिस के कि आखिर यह हत्या क्यों की गई? अभी तक अफसर इस नतीजे पे नहीं पहुंच सके हैं कि हत्या की वारदात को किस शख्स ने अंजाम दिया है, लेकिन जिस तरीके से शरीर पर चोटों के निशान देखे जा रहे हैं, उससे यह प्रतीत होता है कि कोई नजदीकी है जिसने इतने प्रहार करके इस किसान की हत्या की है। जिस तरीके की बातें हत्या को लेकर के कही गई कि किसान अपने खेत पर सो रहा था फसल की रखवाली के लिहाज से, उसी वक्त उसके ऊपर रात के अंधेरे में अनजान शख्स ने कई प्रहार किए, जिससे उसकी मौत हुई। तड़के जब सब देखा गया तो पुलिस को सूचना दी गई। फिलहाल पुलिस कई एंगल से इसकी जांच कर रही है। पूरी टीम वहां पर लगी हुई है, फॉरेंसिक विभाग की टीम भी है और इटावा के जो पुलिस के बड़े अफसर है वो भी मौके पर पहुंचे हुए। उम्मीद ये अफसरों की तरफ से जताई जा रही है कि वो बहुत ही जल्दी हत्यारों तक हर हाल में पहुंच जाएंगे। ठीक है दिनेश, बहुत बहुत शुक्रिया आपका जानकारी देने के लिए। और लखनऊ से खबर लेते हैं, जहां पर वांटेड महंत गिरफ्तार कर लिया गया। वांटेड महंत सचिदानंद गिरफ्तार किया गया है। महंत पर दुष्कर्म का आरोप था। आरोपी महंत पर 25 हजार का इनाम भी पुलिस ने घोषित किया था। बस्ती जिले से रेप के 2 मामलों में ये फरार चल रहा था। एसटीएफ ने अमरोहा से आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। तो बहुत दिनों से इस महंत की तलाश थी। 2 रेप के मामले में आरोपी है और अब ये पुलिस के हत्थे चढ़ गया है। बातचीत करने के लिए ऋषभ हमारे साथ जुड़ गए। ऋषभ, कब से इसकी तलाश थी और कितने मामले इस पर हैं फिलहाल? नीलू, देखिए 2017 का बहुत चर्चित मामला है। यहाँ जिला बस्ती है ईस्टर्न यूपी में। वहां पर जो इसका आश्रम था, वहां पर आने जाने वाली 2 युवतियों से इसके ऊपर रेप का आरोप लगा था। उस वक्त पुलिस जब इसको गिरफ्तार करने गई थी तब से फरार हो गया था। उसके बाद भी इसके खिलाफ कई मुकदमे दर्ज हुए थे, जिसके बाद से इसके ऊपर 25 हजार रुपए का इनाम हो गया था और इसकी गिरफ्तारी का जिम्मा एसटीएफ को दे दिया गया था। एसटीएफ काफी समय से इलेक्ट्रॉनिक सर्विलांस के जरिए इसके पीछे पड़ी थी। जब कल ये अमरोहा में इसका एक आश्रम है, वहां पर जा रहा था चोरी छिपे, तब एसटीएफ ने इसको गिरफ्तार किया है। नीलू, ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका ऋषभ जानकारी देने के लिए। तो 2017 से वंचित था, अब पुलिस के हत्थे चढ़ गया है।
और मुकुल गोयल उत्तर प्रदेश के नए डीजीपी नियुक्त कर दिए गए हैं। उन्होंने हितेश चंद्र अवस्थी की जगह ली है। उत्तर प्रदेश सरकार ने मुकुल गोयल को उत्तर प्रदेश का नया डीजीपी बनाने के आदेश जारी कर दिए हैं। मुकुल गोयल अभी बीएसएफ में एडीजी के पद पर तैनात हैं। इससे पहले कल हितेश चंद्र अवस्थी ने एडीजे लॉ एंड ऑर्डर प्रसाद कुमार को चार्ज सौंपा था और शाम में मुकुल गोयल के नाम पर मुहर लग गई। तो अब उत्तर प्रदेश के नए डीजीपी मुकुल गोयल होंगे। और न्यूज 18 ने जो दावा किया था उस खबर में शाम होते होते मुहर लग गई। न्यूज 18 ने 3 मामलों में मुकुल गोयल को उत्तर प्रदेश के डीजीपी बनाने की खबर चलाई और जब अंतिम मुहर सरकार की लगी तो उनके नाम पर ही लगी। न्यूज 18 की खबर पर लगी मुहर। मुकुल गोयल बने यूपी के नए डीजीपी। 1987 बैच के आईपीएस ऑफिसर, तेज तर्रार अफसर की छवि, उलझे हुए मामलों को हल करने में माहिर। आईआईटी नई दिल्ली से बीटेक की पढ़ाई की, बीटेक के बाद एमबीए किया। यूपी के एडीजी लॉ एंड ऑर्डर रह चुके हैं गोयल। उत्तर प्रदेश को मिल गया है नया डीजीपी। गृह विभाग ने 1987 बैच के आईपीएस ऑफिसर मुकुल गोयल को नया डीजीपी बनाए जाने के आदेश जारी कर दिए और इसी के साथ एक बार फिर न्यूज 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड की खबर पर मोहर लग गई। न्यूज 18 ने सबसे पहले दिखाया था डीजीपी पद की रेस में मुकुल गोयल सबसे आगे हैं और हुआ भी वही। सीएम योगी ने मुकुल गोयल के नाम पर सहमति जता दी। मुकुल गोयल मुजफ्फरनगर के रहने वाले हैं। वो वाराणसी, गोरखपुर, सहारनपुर, आजमगढ़ और मेरठ में एसएसपी की जिम्मेदारी निभा चुके हैं। इसके अलावा आईटीबीपी और बीएसएफ में भी आईजी रह चुके हैं। वे कानपुर, आगरा, बरेली रेंज के डीआईजी और बरेली जोन के आईजी भी रह चुके हैं। इसके अलावा यूपी में एडीजी लॉ एंड ऑर्डर के पद पर भी काम कर चुके हैं। मुकुल गोयल तेज तर्रार छवि के अफसर हैं। माना जाता है कि मुश्किल हालात को काबू करने में वो एक्सपर्ट हैं। यही वजह है कि मुजफ्फरनगर दंगों के दौरान अरुण कुमार को हटाकर मुकुल गोयल को ही एडीजी लॉ एंड ऑर्डर बनाया गया था। उनकी लीडरशिप में यूपी पुलिस ने कई आतंकियों को सलाखों के पीछे पहुंचाया। हर मामले पर मुकुल गोयल अपनी बेबाक राय रखते हैं। यूपी का डीजीपी बनने के बाद उनके ऊपर योगी सरकार ने क्राइम कंट्रोल की जो मुहिम छेड़ रखी है उसे अपने अंजाम तक पहुंचाने की बड़ी जिम्मेदारी होगी। ऋषभ मणि के साथ अनामिका सिंह, न्यूज 18। और उत्तर प्रदेश में आज से वन महोत्सव कार्यक्रम की शुरुआत हो रही है। राजधानी लखनऊ में इस महोत्सव की शुरुआत होगी। इस कार्यक्रम में सीएम योगी आदित्यनाथ भी शामिल होंगे। सुबह 9:30 बजे सीएम योगी वृक्षारोपण कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे और इस अभियान के जरिए प्रदेश भर में 30 करोड़ पौधे लगाए जाने का लक्ष्य रखा गया है ताकि प्रदेश में हरियाली को बढ़ावा मिल सके। और सीएम योगी ने ट्वीट कर वन महोत्सव की बधाई दी है। ट्वीट में उन्होंने लिखा कि वन है तो कल है। सभी प्रदेशवासियों को वन महोत्सव सप्ताह की बहुत बहुत बधाई। वन है तो कल है के मूल मंत्र को अपनाते हुए सभी अपने आसपास वृक्षारोपण करें क्योंकि प्रकृति व मनुष्य के लिए वनों का होना अत्यंत महत्वपूर्ण है। आइए आज हम सभी वृक्षारोपण और उनके संरक्षण का संकल्प लें। और आज पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव का जन्मदिन भी है। समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता इसे संकल्प दिवस के तौर पर मनाते हैं। कार्यकर्ताओं ने जगह जगह पूजा पाठ का आयोजन किया है। अखिलेश यादव का ये 47वां जन्मदिन है। इटावा के पूर्व सीएम के जन्मदिन को धूमधाम से मनाने के लिए लोगों में खासा उत्साह भी देखने को मिल रहा है। जगह जगह पर यहाँ पर अखिलेश यादव के जन्मदिन की बधाई के पोस्टर लगाए गए हैं और उन्हें बधाई दी जा रही है।
और बलिया में जिला पंचायत अध्यक्ष के चुनाव को लेकर सियासत अब तेज हो गई है। उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री उपेंद्र तिवारी ने पूर्व मंत्री अंबिका चौधरी और उनके बेटे आनंद चौधरी पर जिला पंचायत सदस्यों के अपहरण का आरोप लगाया है। उपेंद्र तिवारी के मुताबिक बाहुबल और धनबल के दम पर अंबिका चौधरी ने 20 से ज्यादा जिला पंचायत सदस्यों का अपहरण कर लिया। वहीं अंबिका चौधरी ने तमाम आरोपों को निराधार बताया है। कि अभी तक 24-25 लोगों का भी अपहरण, क्योंकि बाकी मतदाता तो अपने घर में है, लेकिन अभी भी 24-25 मतदाता बलिया जनपद से बाहर हैं, और अगर बाहर हैं तो निश्चित रूप से उनका अपहरण उत्तर प्रदेश सरकार के पूर्व मंत्री श्री अंबिका चौधरी जी, उनके बेटे आनंद चौधरी जी, पूर्व मंत्री श्री नारद राय जी और उनके सहयोगी ने किया है। क्योंकि इसके पास है, इसके बारे में कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता कि पैसा कौन किस पैसे पर कर रहा है। ये निरर्थक और अनर्गल आरोपों का जवाब देना भी बहुत मुनासिब नहीं है, सारी बातों का उत्तर देना मुनासिब नहीं है। जो नंगा नाच हो रहा है ये सत्ता के बल पर। और उन्नाव में समाजवादी पार्टी ने जिला पंचायत अध्यक्ष पद के उम्मीदवार के खिलाफ एक्शन लिया है। मालती रावत पर बीजेपी के साठगांठ करने का आरोप लगा है, जिसके बाद समाजवादी पार्टी ने मालती रावत को बाहर का रास्ता दिखा दिया है। उन्नाव में समाजवादी पार्टी ने बड़ी कार्रवाई करते हुए अपने जिला पंचायत अध्यक्ष उम्मीदवार को पार्टी से बाहर निकाल दिया है। सपा ने मालती रावत को पार्टी से बाहर निकाल दिया। सपा ने मालती रावत पर बीजेपी का साथ देने का आरोप लगाते हुए कार्रवाई की है और मालती रावत से चुनाव में अपना समर्थन वापस ले लिया है। सपा जिला अध्यक्ष धर्मेंद्र यादव ने पत्र जारी कर इसकी घोषणा की। बता दें कि सपा प्रत्याशी मालती रावत कल बीजेपी के एक बड़े नेता के घर गई हुई थी। बता दें कि नाम वापसी के आखिरी दिन मालती रावत के नाम वापसी के साथ बीजेपी में शामिल होने की चर्चा थी और इसको लेकर 26 जून से ही समाजवादी पार्टी ने चुप्पी साध रखी थी। बाद में सपा प्रत्याशी मालती रावत ने एक वीडियो जारी कर कहा था कि वो सपा के प्रति वफादार हैं। हालांकि तमाम बातों के बीच सपा ने आज अपनी जिला पंचायत अध्यक्ष उम्मीदवार मालती रावत से समर्थन वापस ले लिया। और रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन आपको बता दें, बढ़ाइएगा जोश जब ओलंपिक में उतरेंगे मैन इन ब्लू। आप भी पहनी टीम इंडिया वाला टी शर्ट। जानिए इसे जीतने का क्लू। बस स्क्रीन पर दिख रहे QR कोड को स्कैन और इस वक्त एक बड़ी खबर आपको बता दें, जो दिल्ली गाजियाबाद में बॉर्डर पर बुधवार को झड़प हुई थी, उसमें भारतीय किसान यूनियन के 200 लोगों के खिलाफ अब FIR दर्ज कर ली गई है। यह FIR बीजेपी नेता अमित वाल्मीकि की शिकायत पर दर्ज की गई है। दरअसल बुधवार को बीजेपी कार्यकर्ता अपने नेता अमित वाल्मीकि का स्वागत करने के लिए गाजीपुर बॉर्डर पर पहुंचे थे। तभी कृषि कानून के विरोध में प्रदर्शन कर रहे BKU के कार्यकर्ताओं ने बीजेपी नेता को काले झंडे दिखाए और उनकी गाड़ी में तोड़फोड़ की। और नोएडा के गौतम बुद्ध नगर प्रशासन ने 32 बिल्डर पर बड़ी कार्रवाई करते हुए बिल्डर्स के 344 करोड़ की संपत्ति कुर्क की है। इसमें 162 फ्लैट, 6 प्लॉट, 5 दुकान, 28 विला शामिल है। आरोप है कि बिल्डर्स या तो खरीदारों को फ्लैट पर कब्जा नहीं दे रहे थे या फिर उनके रुपए नहीं लौटा रहे थे। रेरा ने भी बिल्डर्स को दर्जनों लेटर लिखे, लेकिन बिल्डर्स ने गंभीरता से नहीं लिया, जिसके बाद ये बड़ी कार्रवाई की गई है। जनपद गौतम बुद्ध नगर में रेरा की RC जिला प्रशासन को प्राप्त होती है, तो इसमें कुल हमारे 115 बिल्डर्स हैं जिनके खिलाफ हमारे पास RC प्राप्त हुई है। उनमें 32 जो बड़े बिल्डर्स थे उनको नोटिस दी गई है और उनके संपत्तियों को कुर्क किया गया है। कुर्क की गई संपत्तियों में अंतर्निहित धनराशि हमारी लगभग 2 अरब 77 करोड़ की है और जिसको हम लोग निकट भविष्य में उसकी नीलामी करके उसकी वसूली करेंगे और जितनी भी RCs आई हैं उनको बेमाक करेंगे।
और मथुरा में मामूली बात को लेकर दो पक्षों में मारपीट हो गई। मामला थाना कोतवाली इलाके का है, जहां पर दो पक्षों में जमकर लाठी डंडे चले और पथराव भी किया गया है। इस मारपीट में 3 लोग घायल हो गए हैं, कई गाड़ियों को भी नुकसान पहुंचा है। सूचना के बाद पहुंची पुलिस ने घायलों को फिलहाल तो अस्पताल में भर्ती करा दिया है। तनाव को देखते हुए इलाके में भारी पुलिस फोर्स तैनात कर दी गई है। और फिरोजाबाद से खबर लेते हैं। यहां पर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट को बम से उड़ाने के धमकी मामले को लेकर अब जांच शुरू हो गई है। पुलिस को एक चिट्ठी मिली थी जिसमें कोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी थी। पुलिस लगातार चेकिंग अभियान चला रही थी। पुलिस का दावा है कि जल्द ही आरोपी सलाखों के पीछे होगा। परिसर में कल देर शाम एक ये लेटर मिला है जिसमें अस्पष्ट लिखावट है, किसी को एड्रेस नहीं है, किसी का नाम नीचे नहीं है। लेकिन इसको गंभीरता से लेते हुए कल एंटी सबोटाज टीम के द्वारा चेकिंग कराया गया, डॉग स्क्वाड वगैरह के द्वारा। और आज सुबह से भी सरगर्मी हम लोग बनाए हुए हैं, लगातार चेकिंग टेस्टिंग चल रहा है और इसके जांच पूरी होने तक हम ये प्रक्रिया जारी रखेंगे। और हरदोई के जिला महिला अस्पताल के लेबर रूम के पास स्टाफ रूम में अचानक आग लग गई। जानकारी के मुताबिक आग शॉर्ट सर्किट की वजह से लगी, जिसमें अस्पताल में अफरा तफरी का माहौल हो गया। फिलहाल आग पर काबू पा लिया गया है और सभी मरीज और स्टाफ बिल्कुल सुरक्षित है। रूम के एसी से शॉर्ट सर्किट से आग लग गई थी, जिसका धुआं सारे लेबर रूम में भर गया था। लेकिन किसी भी मरीज को भी कोई हानि नहीं हुई है, सारे मरीज सुरक्षित निकाल लिए गए हैं और आग पर काबू पा लिया गया है। फायर ब्रिगेड की टीम आई थी, उन लोगों ने आग पर काबू पा लिया है और सारे मरीज सुरक्षित है, सारा स्टाफ सुरक्षित है। अब हम लोग उस जगह के लिए अल्टरनेटिव व्यवस्था करने की प्रयास कर रहे हैं। और बैंक आज से अपनी सेवाओं से जुड़ी शर्तों में बदलाव कर रहा है। दरअसल कोरोना काल में बैंकों ने अपने उपभोक्ताओं को कुछ छूट दी थी, जिसे बैंक आज से वापस ले रहा है। आज से बैंक चार्जेस में भी बड़े बदलाव होने वाले हैं। अब आप पुरानी चेकबुक से लेन देन नहीं कर पाएंगे, आपको बैंक से नई चेकबुक इशू करानी पड़ेगी। इसके बाद भी चार्ज बढ़ा दिया गया है। आज से कई बैंकों के IFSC नंबर भी बदल गए हैं, इसलिए जब आप जाएं तो इसे जरूर जानकारी ले लें। और इस बदलाव के पीछे कई बैंकों का मर्जर भी माना जा रहा है कि मर्जर हुआ है, इसकी वजह से ये सब कुछ हुआ है। इसके अलावा ATM से पैसे निकासी में मिलने वाली छूट भी आज से खत्म हो गई है। अब 1 महीने में सिर्फ 3 बार ही दूसरे बैंकों के ATM से आप पैसा निकाल पाएंगे और अपने बैंक के ATM से 4 बार पैसा निकाल पाएंगे। अगर इससे ज्यादा बार ATM का यूज करते हैं तो फिर अतिरिक्त चार्ज आपको देना पड़ेगा। और प्रतापगढ़ से खबर है, यहां पर पुलिस ने महिला अपराध के खिलाफ सख्त कदम उठाया है। पुलिस गांव के रेप के आरोपी के घर की कुर्की के लिए मुनादी करवाकर जानकारी दी। दरअसल रेप का आरोपी गुड्डू पुलिस के गिरफ्त से लगातार फरार चल रहा था। पिछले 8 महीने से पुलिस को कोई सुराग इसका नहीं मिल पा रहा था। ऐसे में पुलिस ने कोर्ट से कुर्की की अर्जी लगाई, जिस पर मंजूरी मिलने के बाद पुलिस ने चलाकपुर गांव में मुनादी कराकर आरोपी के परिजनों को जानकारी दी। गुड्डू पर नाबालिग से रेप करने का आरोप है। संख्या 1027/20 धारा 363, 66, 376, 3/4 पॉक्सो एक्ट में अभियोग पंजीकृत है, जिसका अभियुक्त गुड्डू चलाकपुर का रहने वाला है, जिस संबंध में वो चूंकि गिरफ्तार नहीं हुआ है, इसलिए माननीय न्यायालय के आदेश के क्रम में धारा 82 CRPC की कार्रवाई की गई। उसी क्रम में आज उसके घर पे डुगडुगी पिटवाई गई है। और सहारनपुर के राजकीय मेडिकल कॉलेज के ICU में भर्ती महिला ने छत से छलांग लगाकर अपनी जान दे दी। आत्महत्या के पीछे के कारण का अब तक पता नहीं चल पाया है, लेकिन अधिकारियों की माने तो तनाव एक वजह हो सकती है। महिला कोरोना पॉजिटिव होने के बाद यहां भर्ती हुई थी, जिसको सांस लेने में दिक्कत आ रही थी, जिसके बाद उसे ICU में शिफ्ट किया गया था। फिलहाल मंगलवार को कोरोना रिपोर्ट नेगेटिव आने के बाद से हालात सामान्य थे। अब इस मामले में पुलिस जांच करने में जुटी है, ताकि मौके पर पहुंचकर वहां के पीछे की सच्चाई जान सके। 3 से 3:30 या 3:15 के लगभग वो पीछे टॉयलेट एरिया है, जहाँ पर वार्डों के टॉयलेट्स हैं, ICU के टॉयलेट्स हैं, उसमें वो गई। टॉयलेट जाने के बहाने से वो टॉयलेट जाने के लिए गई और वहाँ से वो पीछे खुला हुआ एरिया है,
उसमें वो दीवार पर चढ़ने की उन्होंने कोशिश की, तो एक वार्ड बॉय ने देखा, जिसका नाम आसिफ बताया जा रहा है, वो पीछे उनके दौड़ा और उसने दौड़ के उनका हाथ पकड़ लिया, लेकिन वो तब तक दीवार पर चढ़ गई और वो उन्होंने नीचे कूद गई। तो इन